So today we are going to talk about question based topics. क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स आप देखेंगे कि होते स्टेटमेंट फॉर्म में ही है, लेकिन इंटरोगेटिव एक सेंटेंस होता है। टेक्निक को इतनी उसमें मुश्किल है नहीं, बट सर्टेन चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। फॉर दिस यू जस्ट नीड टू लुक एट फॉलोइंग टॉपिक्स। Has social media killed free speech? Are modern wars not holy wars? Is colonial mentality impeding Pakistan's progress? Is world peace possible, and is populism a threat to democracy and international order? तो ये भी कोई इतना मुश्किल टॉपिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पहला टॉपिक आप जरा कर लेना ब्रेनस्टॉर्म। है सोशल मीडिया किल्ड फ्री स्पीच? बल्कि ये पहले जो तीन टॉपिक्स हैं वो आप लोग कर लें अभी ब्रेनस्टॉर्म, और टेक 3 to 4 मिनट्स फॉर देम। फिर मैं इकट्ठे ही तीनों टॉपिक डिस्कस करूंगा आफ्टर 4 मिनट्स। जस्ट वर्क ऑन देम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, very good responses on how to deconstruct question-based category topics. तीन हम कर लेते हैं एंड देन आप फिर फर्दर खुद कीजिएगा। बट बिफोर दिस, सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। गाइडलाइंस आर वेरी मच क्लियर। आपको पता है कि जब भी किसी बात का आपसे सवाल पूछा जाए, कोई स्टेटमेंट हो, तो यू कैन आइदर एग्री और डिसएग्री विद द टॉपिक। सो जब आप एग्री या डिसएग्री के कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं तो ये दिस बिकम्स चॉइस बेस्ड कैटेगरी टॉपिक। And if it becomes choice based, then there will be 80-20 principle that will be followed. और बाकी एस्पेक्ट्स आपने इसी तरह से करने हैं कि जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैराग्राफ्स होंगे। मिनिमम 8, मैक्सिमम 10, सो 7 to 10 की विंडो में आपने ऑपरेट करना है। उसके बाद इफ़ नेसेसरी रीजंस और चैलेंजेस आप लिख सकते हैं, बट आपने इसकी नीड देखनी है कि उनको लिखना बड़ा ज़रूरी भी है कि नहीं है। एंड इन द एंड आपने सॉल्यूशंस प्रपोज करने हैं। मिसाल, हमारे पास जो पहला टॉपिक है सोशल मीडिया किल्ड फ्री स्पीच, तो इस फ्रेमवर्क के ऊपर बिल्कुल ये क्लियर टॉपिक हमें समझ आता है कि पहले तो हमने इसे एग्री करना है या डिसएग्री करना है। सो व्हाट वी डू इज कि हमने लिखा इंट्रोडक्शन, देन फिर हमने सोशल मीडिया बर्ड्स आई व्यू लिखा, फिर हमने दिया काउंटर पर्सपेक्टिव कि सोशल मीडिया हैज चैंपियन द कॉज ऑफ फ्री स्पीच।
इट मीन्स कि हमने टॉपिक से एग्री किया है कि यस, सोशल मीडिया हैज एक्चुअली किल्ड फ्री स्पीच। तो हमने उसका काउंटर पर्सपेक्टिव दे दिया। उसके बाद हमने मेन एस्पेक्ट को पिक कर लिया। जो टॉपिक मिला हुआ था वो क्या था? है सोशल मीडिया किल फ्री स्पीच। हमने सिर्फ एक और क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हाउ हैज सोशल मीडिया किल्ड फ्री स्पीच। इसके ऊपर आपके मैक्सिमम 8 से 10 पैराग्राफ होंगे। उसके बाद ये है कि जी, what needs to be done to breathe life into the ideal of free speech on social media platforms। तो हमने इधर शायद ये ज़रूरी नहीं समझा कि वी मे राइट रीजंस और चैलेंजेस। तो हमने बस सिंपली सॉल्यूशंस ही प्रपोज कर लिए एंड देन वी कंक्लूडेड दिस टॉपिक। बट बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है इन बाकी एस्पेक्ट्स की। तो जो कोर एस्पेक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं, बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेजिंग और बर्डन ऑफ प्रूफ ये थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टॉपिक और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। तो अगेन वी कैन एग्री और डिसएग्री, देन वी मे डिफाइन कीवर्ड्स, देन वी विल राइट काउंटर पर्सपेक्टिव एंड सो ऑन। सो इंट्रोडक्शन हमने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद डेफिनेशनल पैराग्राफ जिसमें हमने मॉडर्न वॉर और होली वॉर दोनों को डिफाइन कर लिया, कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू बता दिया, ताकि रीडर को हमारे पूरे एसे में ये बात अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म होली वॉर, बिकॉज ये आपने एक्सेसिवली यूज करना होगा अपने ओवरऑल एसे में। सो वंस इट इज डन तो फिर आप अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ मॉडर्न वॉर्स भी लिख सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल। 2 और 3 के एक चीज समझ लें एस्पेक्ट की, कि एक ही पैराग्राफ में दो डेफिनेशंस आ सकती हैं, बिकॉज दे एसेंशियली ट्राई टू एक्सप्लेन द की टर्म, दैट्स इट। उससे ज्यादा डेफिनेशनल पैराग्राफ का ना कोई काम होता है ना कोई स्कोप होता है। तो यू कैन डू दैट। देन कम्स काउंटर पर्सपेक्टिव, के जी मॉडर्न वॉर्स हैव अ होली कैरेक्टर, अ काउंटर पर्सपेक्टिव। जैसे इसराइल जस्टिफाई करता है अपनी जंगें, बट ज्यादातर हम जो जंगें देख रहे हैं वो अनहोली हैं। सो वी विल आर्ग्यू इन 8 to 10 पैराग्राफ्स के वाई आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। एंड देन फिर हमने सॉल्यूशंस दे दिए कि भाई व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड मॉडर्न अनहोली वॉर्स, एंड देन देयर विल बी कंक्लूजन। तो ये एक स्ट्रीम आपने रखनी है। आई बिन रीडिंग वर्क ऑफ सो मेनी एस्पेरेंट्स जिन्होंने इस चीज को काफी बेहतर अंडरस्टैंड किया था, बट समहाउ दे मिस्ड आउट वन थिंग और द अदर। आई वुड अप्रिशिएट द वर्क ऑफ मोहम्मद रुदरानी, अली जमाली, बिलावल and Noor Ahmad Aqib and so many other aspirants including Nader Lady, इन्होंने बड़ा अच्छा इसको थोड़ा सा पिक कर लिया है। एंड ऑनेस्टली इस पूरे सेशन की सक्सेस सिर्फ ये है कि आप में से सिर्फ 5 लोगों को समझ आ जाए कि ये कैसे लिखते हैं ऐसे, बस ये इस पूरे सेशन की सक्सेस है। इट्स नेवर बीन के 150 में से 150 को ही पूरी की पूरी बात समझ आ जाए, नो मैटर हाउ डीपली आई मे ट्राई। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इस कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। इसमें टेक्निक आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये टॉपिक इनहेरेंटली नेगेटिव है, तो इसमें काउंटर पर्सपेक्टिव देना है सुसाइडल। देखें, हमने इंट्रोडक्शन लिखा एंड देन वी डिफाइंड व्हाट इज द कॉलोनियल मेंटालिटी। हमें पता चल गया कि ये तो जो कॉलोनाइजर के वैल्यूज और एथिक्स हैं वो जब इंडिजिनस पीपल इंटरनलाइज करते हैं, दे ट्राई टू बिहेव लाइक कॉलोनाइजर, तो इसको बेसिकली कॉलोनियल मेंटालिटी कहते हैं। सो दे abandon their local language, traditions, culture, way of life and civilizational ethics, एंड वो इंस्पायर होते हैं इन तमाम तर चीज़ों में अपने कॉलोनाइजर से। तो इसको कॉलोनियल मेंटालिटी कहते हैं।
उसके बाद हमने बता दिया अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियल मेंटेलिटी इन पाकिस्तान, जिसमें हमने एक पैराग्राफ में इस डिबेट को कॉन्टेक्चुअलाइज किया कि पाकिस्तान इज बेसिकली अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट that emerged in the backdrop of decolonization of subcontinent, और फिर एक स्टेट के तौर पर वजूद में। तो लाजमी बात है यहाँ पे जो कॉलोनाइजर थे उनके लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम का इम्पैक्ट था। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स उनका जो सोशल सिस्टम था, वाइट मीन्स बर्डन का सिस्टम था, उसका बड़ा इम्पैक्ट था, जो कि ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद कैरी ऑन हुआ हो। अब इसमें काउंटर पर्सपेक्टिव आप नहीं देंगे, मसलन आप लिखेंगे जी कॉलोनियल मेंटेलिटी इज इम्प्रूविंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, अ काउंटर पर्सपेक्टिव। तो ये आपका ना ऐसे बिल्कुल पढ़ने के काबिल ही नहीं होगा कि पूरी दुनिया इस आइडिया के अगेंस्ट है और आप इसको फिर भी जो है ना रूम फॉर डिस्कशन दे रहे हैं। तो दिस इज हाईली अनवाइज डिसीजन एंड स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर, मतलब जो कि आप ऐसे के पेपर में करेंगे। सो आपने मिशन सुसाइड और मिशन इम्पॉसिबल में फर्क रख रहा है। मिशन इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल, बट मिशन सुसाइड कैन नेवर गेट यू रिटर्न टू द बेसिक्स। नेक्स्ट इज हाउ इज कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। इसके ऊपर आप लोगों ने लिखने हैं 8 से 10 पैराग्राफ, बिकॉज दिस इज द कोर एस्पेक्ट जिसके ऊपर डिस्कशन होनी है। यहाँ पे आप चैलेंजेस रेलिवेंट कर सकते हैं क्योंकि आपने बता दिया कि डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस कॉलोनियल मेंटालिटी की इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं और वो इस तरीके से पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। तो आपने फिर ओवरऑल कॉलोनियल मेंटालिटी के बारे में आर्ग्यू करना है कि क्या चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्यों हम इंपोर्ट्स, फॉरेन ब्रांड्स, लैंग्वेज, कल्चर को बारो करने में अब भी प्राइड महसूस करते हैं रादर देन अडॉप्टिंग अवर लोकल कल्चर, वैल्यूज, एथिक्स एंड प्रोडक्ट्स। एंड देन सोल्यूशन व्हाट शुड बी डन। अब आप इन एस्पेक्ट्स नंबर 4, 5 और 6 में देखेंगे कि इसकी जो फ्रेजिंग की गई है वो कितनी जबरदस्त तरीके से की गई है, दैट इट हिट्स द टॉपिक डायरेक्टली। एस्पेक्ट नंबर 4 में हमने टॉपिक को एज इट इज बारो कर लिया और उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दी। एस्पेक्ट नंबर 2 में अगेन हमने कॉलोनियल मेंटेलिटी का एक सैनोनिम यूज कर लिया, कॉलोनियल माइंडसेट। बट अब ज्यादा अच्छी बात हो गई जब हमने सोल्यूशन की बात की और उसमें हमने लिखा कि व्हाट शुड बी डन टू डीकोलोनाइज कॉलोनियल मेंटल आउटलुक एंड पेव वे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि टॉपिक में इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस है, तो हमने सोल्यूशन में पेविंग द वे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान की बात करनी है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन। इसी तरह से ये टॉपिक है इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल। इसके ये एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इनमें इसके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। पते की बात इसमें यह है कि हम इसमें डिफाइन भी कर रहे हैं, काउंटर पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं, हाउ इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल उसकी बात भी कर रहे हैं, चैलेंजेस की भी बात कर रहे हैं और चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है उसकी भी बात कर रहे हैं। सो एस्पेक्ट नंबर 4 इज द कोर एस्पेक्ट जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपने लिखना है। इसी की ही एक्सटेंशन है स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक्स। ये कोई अपने आप में ज्यादा नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लें। ये कोई 7 टॉपिक्स हैं जिनकी हम एक मिसाल ले लेते हैं कि ये पूछे गए हैं पास पेपर्स में। तो इनमें से जो पहले 2 हैं वो तो मैंने अटेम्प्ट किए थे एक्चुअल एग्जाम में, एक पीएमएस में, दूसरा सीएसएस में। तो टॉपिक नंबर 4 भी फिर सीएसएस में, ये 2018 और 19 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अपेरेंटली मैं जिसको बताता था कि ये मैं टॉपिक नंबर 4 करके आया हूँ, तो वो मेरे साथ ना बस सिंपथाइज करना शुरू कर देता था कि ये आपने क्यों किया, ये तो गलत डिसीजन है ये वो। हालांकि उनको नहीं पता कि मैं छोटे मोटे डिबेटिंग बैकग्राउंड से और इस तरह के हम टॉपिक्स वैसे ही डिकंस्ट्रक्ट करते रहे। और ऐसे इस तरह के टॉपिक्स को डिकंस्ट्रक्ट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं, बिकॉज
इतने ज्यादा फ्रेमवर्क से आप गो थ्रू हो चुके होते हैं कि आपको ये टॉपिक करना पर मुश्किल नहीं होता। अभी आप, आज आउटलाइन का आखिरी दिन है और ऐसे का समझ लें कि 11वां दिन है। तो आप इन 11 दिन को एक तरफ कर लें और उससे पहले ऐसे की अंडरस्टैंडिंग को एक तरफ कर लें। यू वुड डेफिनेटली एग्री विथ मी कि आपको बिल्कुल फ्रेमवर्क समझ आ गया है और अब ऐसे लिखना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट सीखना है। कल तो ऐसे की गेम इज ओवर। कल हम थोड़ी लंबी क्लास कर लेंगे। तो फ्रेमवर्क समझना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी सीएसएस की मेहनत करें, जितनी किताबें पढ़ें, ऑलवेज इनसफिशिएंट है जब तक आप उसकी कोर को हिट नहीं करेंगे कि यार ये इसमें इसका इलाज है क्या, हाउ एग्जैक्टली दिस शुड बी डन। बट वंस वंस यू क्रैक दैट की, उसके बाद तो इट बिकम्स बिजनेस एज यूजुअल। कर लेते हैं इनके ऊपर बात। डीमिलिटराइजेशन इज अ की टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना जरा 2 मिनट लें और आप मुझे पहले बताएं कि अब हमने इतने ज्यादा टॉपिक्स कर लिए, इसको हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे एस्पेक्ट्स में। टेक 2 मिनट्स एंड टेल मी अबाउट दिस। वेरी गुड एफर्ट। मेरा ख्याल है कि अब तो ये समझ आ गया आप लोगों को। और इतना ही होता है समझ आना। बाकी छोटी मोटी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर हम इसको मतलब देख लें इसके क्या एस्पेक्ट्स बनेंगे। दिस इज एज सिंपल। आपने लिखा नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 डीकंस्ट्रक्टिंग डीमिलिटराइजेशन, इसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद हाउ इज डीमिलिटराइजेशन अ की टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन। देन व्हाट आर चैलेंजेस टू डीमिलिटराइजेशन, एंड देन व्हाट इज वे फॉरवर्ड। तो अभी आप देखेंगे, मैंने तो चले लंबी फ्रेजिंग की है, लेकिन ये मोहम्मद अशरफ, अजहर अब्बास, अरसलान, इन सब लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हफीज अरबाज, खान साहब, बिलावल। सो इट इज अल्हम्दुलिल्लाह एन अचीवमेंट कि आप लोगों को ये बड़ी ही मुश्किल बात समझ आ गई और ऐसे का जो सरदर्द था वो खत्म हो गया। लेकिन आपकी गेम यहाँ पे रुकती नहीं है। आपने यहाँ से फिर आगे मेहनत करनी है, इसको प्रैक्टिस में रखना है। द मोर यू स्टे इन प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी। न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स, ये सारे टॉपिक्स आपने फिर खुद ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। वी विल टॉक अबाउट देम सम अदर डे। ठीक हो गया। सो आउटलाइन मेकिंग स्किल्स, ये हमारा आखिरी दिन है। आखिर में हम बात कर लेते हैं पूरे सारे सेशन की आउटलाइन से मुतल्लिक हमने क्या बातें की। हमने सबसे पहले तो आउटलाइन को समझा कि ये है क्या। उसके बाद हमने बात की वन वर्ड या इशू बेस्ड टॉपिक्स की। फिर और कैटेगरी और एंड कैटेगरी, फ्यूचर क्वेश्चन स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने
जिसमें एग्जैक्टली वर्ड और हो वहां पे काउंटर पर्सपेक्टिव लाजमी देना है। जहां पे और वर्ड ना हो टॉपिक में मेंशन, तो उधर काउंटर पर्सपेक्टिव अगर आप नहीं देते तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना, और बेहतर है ना दें। ठीक हो गया। बाकी ये प्रोवर्बियल, वो सच्ची बात ये कि ना मुझे आती है ना मैं कोई सिखा सकता हूँ आप लोगों को। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि यार वो करें ही ना। एक तो ऐसे बड़ी मुश्किल से हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो लोग हैं उनकी अंग्रेजी ऐसी होती है। 2-4 महीने लाहौर में तो ग्रामर की क्लासेस लेते हैं, फिर वो पावर्टी और टेररिज्म की प्रैक्टिस करते हैं एसेस की। और फिर आपको अगर टॉपिक मिल जाए रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। तो बेसिक टॉपिक्स अंडरस्टैंड करें, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये कुछ प्रोवर्बियल टॉपिक्स हैं, मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ। Rome was not built in a day. Actions speak louder than words. All that glitters is not gold. A drowning man catches all the straw. ये उसकी गाइडलाइंस है, आपने पहले से अंडरस्टैंड करनी है द सिंबल ऑफ वर्ड्स इन द प्रोवर्ब के। इफ लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक लेमोनेड, या रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो बेसिकली रोम से मुराद क्या है यहाँ पे। फिर आपने उसकी जो मीनिंग है सब्स्टिट्यूट करनी है कि अच्छा यार रोम का मतलब ये है कि ग्रेट थिंग्स, बिकॉज रोम वाज एन एम्पायर, सिविलाइजेशन, सेंटर ऑफ नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरा। तो फिर उसके रेलिवेंट आपने आर्गुमेंट सोचने हैं कि यार कोई अगर बड़ी इकॉनमी है वो भी एक दिन में डेवलप नहीं होती, कोई अगर बड़ी डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, या इवन एक इंडिविजुअल लेवल पे अचीवमेंट है, किसी तहरीक की अचीवमेंट है जैसे पाकिस्तान की तहरीक थी। इट वाज नॉट अचीव्ड ओवरनाइट, पाकिस्तान ओवरनाइट नहीं बना था, मुसलमानों की बेताशा कुर्बानियों के नतीजे में ही रिजल्ट आया। इस तरह का आपने टॉपिक, प्रोवर्बियल टॉपिक्स तभी करने हैं वंस यू आर गुड एट देम। आपने कहीं से असेस करा लिया और आपको गो हेड मिली हुई हो कि आपको ये टॉपिक अटेम्प्ट करना आता है तो करें, वरना ना करें तो बेहतर ही है। ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये फ्रेमवर्क रखेंगे जो आपको शो हो रहा है। सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, काउंटर पर्सपेक्टिव, यूअर स्टांस, चैलेंजेस और रीजंस, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। अब ये आपने 8 चीजें रट लेनी है। ठीक है। ताकि आपको पेपर वाले दिन परेशानी ना हो कि यार डेफिनेशनल पैराग्राफ के बाद काउंटर पर्सपेक्टिव लिखूं या ना लिखूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखूं या ना लिखूं, दोनों में से कौन सी चीज लिखूं। तो फर्ज कर लें कि 1 और 2 आपने लिख ली और 3 टॉपिक में रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 4 जो है वो 3 के नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अगर 3 भी लिखना है और 4 भी लिखना है, तो फिर 3 पहले आएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और फिर काउंटर पर्सपेक्टिव उसके बाद आएगा। जो 5 है वो आप लोगों ने अब समझ लिया होगा कि मेन जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर अगर आप अच्छा लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल, अदरवाइज इट वॉन्ट बी ऑफ एनी मॉर्टल यूज। Challenges or reasons sometimes become very important, other times they become optional। तो उनका आपने हेड एंड ग्लव को बैलेंस रख देना है। वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है सिंपल, वो ये है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉजेज इफेक्ट सोल्यूशन, एंड देन कंक्लूजन। तो अगर टाइप्स आपको लिखनी पड़े तो डेफिनेशन के फौरन बाद आपने टाइप्स लिखनी है, ये मैं स्लाइड में अपडेट कर लूंगा। तो ये थी जी हमारी टोटल आउटलाइन से मुतल्लिक गुफ्तगू। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और बस इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल बात नहीं है। कोई आप लोगों के सवाल है आउटलाइन से मुतल्लिक, तो हम ना अभी अगले 10 मिनट आज क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और